मैं आतंकी सिंह साहब आपसे इसलिए क्योंकि आपके पास इसके आंकड़े वाला पार्ट होगा, इसलिए मैं आपको शुरू में ये जो उसका पॉलिटिकल बात मैं ओम सैनी साहब और लोगों से पूछूंगा, लेकिन जरा आंकड़े की बात समझ ले। ये जो कल इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 2 अप्रैल को, उन्होंने अब डेट अनाउंस कर दी, जैसे हो रहा था ना कि माय फ्रेंड ट्रम्प कुछ नहीं, हम लोग को तो बहुत अच्छे से रखेगा, सब कुछ करेगा। उससे 2 अप्रैल से टैरिफ बता दिया कि हम ये कर रहे हैं। उसका कुल जमा असर क्या है भारत में, एक तो ये। दूसरा, अगर इसका आपको समझ में आ जाए कि मोदी जी के वहां जाने से भारत को ये छूट मिल गई या ये फायदा हो गया, अब वो फायदा जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो हो सकता है कुछ ऐसा फायदा हो, लेकिन क्या फायदा हुआ अगर आपकी समझ हो तो वो बता दीजिए। लेकिन इस टैरिफ वॉर से तुरंत भारत के ऊपर क्या असर होने जा रहा है, आतंकजीत सिंह साहब? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंदवर्धन जी, और सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार और गुड आफ्टरनून। जहां तक आपने बात की टैरिफ वॉर की, तो टैरिफ वॉर में खाली इंडिया शामिल नहीं है, क्योंकि जो उनकी स्पीच थी आपने जो ट्रम्प की सुनी, उसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, कनाडा, मेक्सिको, सबको उन्होंने लपेटा है। और सबसे पहला टैरिफ जो उन्होंने लगाया है मेक्सिको और कनाडा पे लगाया है, जो कि 25% है। इंडिया को उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल अप्रैल फूल्स डे होता है, तो इसको हम 100% टैरिफ के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि डॉलर बाय डॉलर टैरिफ। डॉलर बाय डॉलर टैरिफ का मतलब ये होता है कि जितना टैरिफ आप हमारे प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, उतना ही टैरिफ हम आपके प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे। अभी तक जो एपीआई के द्वारा फार्मा एक्सपोर्ट्स हो रहा था, वो उसमें जो है हम लोगों को फायदा हो रहा था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल्स इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट टू अमेरिका। तो हमारा करीब 34 बिलियन से 43 बिलियन, और अब इस वित्तीय वर्ष में करीब 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस था, जबकि चाइना के साथ हमारा यही ट्रेड डेफिसिट जो है वो 100 बिलियन है। यानी कि 137 बिलियन के कारोबार में 100 बिलियन हम चाइना से ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। तो अमेरिका वाज द ओनली होप फॉर इंडिया कि हम अपना कुछ फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पर अब वो नहीं होगा। तो 2 अप्रैल से तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोलंबिया जैसे छोटे कंट्री ने भी अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेने के लिए मना कर दिया था कि हम अपना जहाज भेज के खुद उनको मंगाएंगे। वेनेजुएला और कोलंबिया ने ये कहा था, और कोलंबिया ने 50% टैरिफ अमेरिकन गुड्स पे पहले दिन से लगा दिया था। कि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करते हैं, तो कोलंबिया से बहुत सारा एग्रीकल्चरल और सामान जो है वो जाता है, टोबैको और एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो अमेरिका जाते हैं। तो कोलंबिया ने कहा कि आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। और इसमें एक बात समझने वाली ये है, बहुत जरूरी बात है, कि टैरिफ किस पर लगता है। टैरिफ उस पर नहीं लगता है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, टैरिफ उस पर लगता है जो इंपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 40 से 50% इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 60% डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे। और इंपोर्ट ड्यूटी कौन देगा? जो इंपोर्ट करेगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो उसका फर्क किसको पड़ेगा? कंज्यूमर को पड़ेगा। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना या टैरिफ को बढ़ाना, ये सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को न्योता देना है अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए। अगर आप जनवरी को देखें तो जनवरी में उनकी कंज्यूमर इंडेक्स जो है उसमें ज्यादातर गिरावट आई है। गिरावट इसलिए आई है क्योंकि ये बड़ा क्लियर हो गया है कि वहां के कंज्यूमर समझ रहे हैं कि अब चीजें महंगी होने वाली। जो $80,000 का ट्रक मिलता था वो अब $100,000 का मिलेगा। हर चीज में इजाफा, फोन्स में इजाफा। अब एप्पल फोन्स और सैमसंग फोन्स की अगर बात करें इंपोर्ट की, तो सैमसंग इस टाइम 4थे नंबर पे है टॉप 10 प्रोडक्ट्स में। तो इसका मतलब यह है कि एप्पल से सैमसंग को चुनौती हो गई। और एप्पल फोन बनते कहां हैं? एप्पल फोन बनते हैं चाइना में। तो जो एप्पल फोन का कंज्यूमर है, आईपैड का कंज्यूमर है, मैक का कंज्यूमर है, उसको कहां नुकसान होने वाला है? अमेरिका में नुकसान होने वाला है। तो ये जो कंज्यूमर को इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा इस टैरिफ इंक्रीज की वजह से, ट्रंप जो है इसको नहीं समझ रहे हैं। ट्रंप क्या कर रहे हैं? यूनिटैरिली डिसीजन एक ले रहे हैं। मतलब एक अकेला कंट्री बगैर उसकी रेप्रिकॉशन को सोचे, बगैर इकोनॉमी की बात करे। अब डोनाल्ड ट्रंप कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह तो है नहीं, जो सब चीजों को साथ लेके चलेगा, जो सब चीजों को देखेगा कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा। आपको याद होगा जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 2% जीडीपी गिरेगी, और खटाक से 2% जीडीपी गिर गई। इसका मतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता था कि इसके रिपरकशंस क्या होने वाले। डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझाने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से अपनी कंट्री को चलाना चाहते हैं जैसे कोई एक गेम चल रही हो, और उस गेम में रेसिप्रोकल टैरिफ्स हो या टैरिफ्स हो, वो कहते हैं टैरिफ वर्ड बड़ा अच्छा है, क्योंकि 1870 से 1908 तक हमारा जो देश था वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत सारा टैरिफ लगाते थे।
अब क्या इस देश की इकोनॉमी को आप 1876 में लेके जाएंगे? बात ये भी खड़ी हो जाती। आप वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जा रहे हैं, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया का जो इंपोर्ट रिजीम है वो हमारी प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सर्विसेज के क्षेत्र में हो। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो हैं वो नीचे स्लाइड करते जा रहे हैं। आपने खुद ही देखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी का आंकड़ा 15.4% से लेकर 13.3% पे आ गया और फर्दर गिरावट है। कल एक और खबर आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि एक्चुअल रियल ग्रोथ नेगेटिव में है। तो उस वजह से क्या इंडिया के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लगने जा रहे हैं उससे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा? तो मेरा कहना नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे कंट्रीज में मार्केट ढूंढ लेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में इतना असर नहीं पड़ने वाला है उसको लेकर। हाँ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इसलिए फर्क पड़ेगा कि जो 36 से 40 बिलियन डॉलर का या 25 बिलियन डॉलर को जो एडिशनल इंक्रीज हमको मिलता था ट्रेड सरप्लस का, वो नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते। तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो हम पहले रशिया से कर रहे थे, अब हम सऊदी अरेबिया, इराक से कर रहे हैं क्योंकि रशिया के पास तेल नहीं है देने के लिए। अब बात यह आ जाती है कि जो चाइना का मामला है, चाइना का मामला थोड़ा विचित्र है क्योंकि चाइना ने 10% इंपोर्ट जो है वो लगा दिया था, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना पे 10% लगा दिया था ट्रंप ने। अब उसके बाद 25% उन्होंने मार्च 4 को लगा दिया, 25% चाइना और मेक्सिको पे। कंट्रीज जो इंपोर्ट टैरिफ करती हैं, जो इंपोर्ट टैरिफ लग रहा है यूएस का, उसमें कितना फर्क पड़ेगा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर चाइना 7.60 बिलियन डॉलर का एनुअली वैल्यू है, अगर 7.5 से 25% टैरिफ, जो अभी एवरेज टैरिफ चल रहा है वो 7.5 से 25% है। अगर साहब ये फिर से ठीक से समझा दीजिए ये वाली बात। मैं फिर से समझा देता हूं। जो कंट्रीज हैं जिन पे इंपोर्ट टैरिफ यूएस से लग रहा है, उस पे एक्चुअल वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा मैं ये बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना का जो 7.5 से 25% टैरिफ लगता है अभी तक जो लग रहा है, जिसको प्रपोज किया गया है कि 10% हमने बढ़ा दिया है और उसको हम 60% तक ले जाएंगे। अगर 10% अमेरिका का इंपोर्टर, जो अमेरिका के इंपोर्टर को देना होगा। जी जी जी, तो जो अमेरिका के इंपोर्टर को देना होगा टैरिफ, उसका प्रपोज नुकसान 10% के हिसाब से 60 बिलियन एनुअली का फर्क पड़ेगा चाइना को। चाइना के प्रोडक्ट्स को अमेरिका की मार्केट में 60 बिलियन डॉलर का एनुअली फर्क पड़ेगा हर प्रोडक्ट्स में अक्रॉस लाइन। कनाडा का अगर टैरिफ 25% है जो सर्टेन यूएस गुड्स में है, तो उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 11.6 बिलियन है रिटेलिएटरी टैरिफ्स में। जो 25% रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात हो रही है या रेसिप्रोकल टैरिफ जो अमेरिका लगाएगा, उसकी वजह से 11.6 बिलियन डॉलर का रिटेलिएटरी टैरिफ में फर्क पड़ेगा। मेक्सिको का अगर टैरिफ रेट 25% कर देते हैं तो उसकी वैल्यू डॉलर में करीब 3.5 बिलियन डॉलर आती है। यूरोपियन यूनियन को अगर स्टील और अल्युमिनियम का 25% टैरिफ लगा देते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू 3.5 बिलियन डॉलर आ जाती है। टर्की, जिसमें अगर टैरिफ आप 50% लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1.8 बिलियन डॉलर आ जाएगी। रशिया का अगर टैरिफ रेट वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू यूएसडी की बहुत कम है क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है, तो 0.5 बिलियन डॉलर है। इंडिया में जो हार्ले डेविडसन बाइक्स हैं उस पर फर्ज कीजिए कि 50% आप टैरिफ लगाते हैं, या गाड़ियों पे आपने 100% टैरिफ को 75% कर दिया, इंपोर्टेड कार्स का 150% से 75 कर दिया, तो उसकी वैल्यू में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड सरप्लस जो है ट्रेड इक्वल हो जाएगा। तो 24 से 25 बिलियन डॉलर का फर्क इंडिया फार्मा इंडस्ट्रीज और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और बाकी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होती हैं उसको होगा। और इसके अलावा जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो कुल मिलाकर अगर मैं ये टोटल इसका करूं तो ये करीब 100 बिलियन डॉलर के करीब बैठता है। अब ये 100 बिलियन डॉलर के लिए इतना हो हल्ला जो मचाया जा रहा है, वो सिर्फ ट्रंप अपनी पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज दिखाने के लिए कि रिपब्लिकन्स हैं हम इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर भेज देंगे, हम दूसरे देशों में टैरिफ लगा देंगे, हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर देंगे। अगर आपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात ही की थी तो कनाडा में आपने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं 4 मिलियन बैरल पर डे का, उसमें आपने 10% टैरिफ क्यों छोड़ दिया? उस पर भी 25% लगा देते। तो ये अमेरिका की जो गीदड़ धमकियां हैं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाइना अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में अपनी इतनी मार्केट बना चुका है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज अमेरिका अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो रिटेलिएटरी टैरिफ चाइना ने भी अनाउंस कर दिए हैं। मैं आपको चाइना का बता देता हूं। चाइना ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स अनाउंस किए हैं उसमें सारी एग्रीकल्चरल आइटम्स और जितनी भी आइटम्स वहां से आ रही थी, फ्रेश प्रोड्यूस, कार्स,
कार पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, कंप्यूटर्स सारे यूएस इंपोर्ट में मेक्सिको ने, कनाडा ने और चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं 20 से 25%। अब आप बताइए कि ग्लोबल कार मार्केट्स के जो शेयर्स हैं न्यूयॉर्क नास्डेक में क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेक्सिको, कनाडा 40% ऑटो कंपोनेंट्स यूएस में सप्लाई करता है। अगर आप 25% टैरिफ लगा देंगे कनाडा और मेक्सिको से आते हुए ऑटो कंपोनेंट्स पे, तो आप ही की गाड़ियां महंगी होने वाली हैं। तो ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट जो है अमेरिका की, या उनकी गाड़ियों की मार्केट है, या उनकी फार्मा की मार्केट है, कंज्यूमर गुड की मार्केट है, सारी मार्केट जो है इस समय गिरती जा रही है। और जो गुड्स 25% टैरिफ को स्ट्राइक नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल हो गया या जरूरत की और चीजें हो गई, उनको 10% टैक्स पे ही रखा हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, ट्रंप को एक तरीके से एक ऑथोरिटेरियन ऑटोक्रेटिक रूलर के तौर पे स्टैब्लिश कर रही हैं। पर अमेरिकन ऑडियंस जो है या अमेरिकन वोटर जो है इस बात को समझता है कि इससे कोई ज्यादा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने तो जाके ये कह दिया कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मेगा। अब बात यह है कि जिसको समझ ही नहीं है अर्थव्यवस्था की, जिसके पास डिग्री नहीं है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अमेरिका से क्या नेगोशिएट करेगा? उधर ट्रंप ने कह दिया था कि ही इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर, उनको यह भी कह दिया कि आई मिस यू। ये तो एक आम धारणा में लोगों को ये कहने का होता भी किसी की बेइज्जती ना हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मोदी जी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं या विश्वगुरु हैं। और आपने वंतारा की जो बात की, अपनी बात कह के अभी बात को समाप्त करूंगा, वो जमीन रिलायंस को रिफाइनरी के लिए दी गई थी। आज भी उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है कि सरकार को पता ही नहीं है कि वहां पे जू चलाया जा रहा है। एक अनऑथराइज जू पे मोदी जी जाके फोटो खिंचवाते हैं, पहले उसके कागज तो ठीक करवा लेते हैं। तो बात यह आ जाती है कि देश के जो हमारे पूंजीपति हैं वो किस तरीके से रूल्स को बेंड करके चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और मोदी जी जाके वहां फोटो खींच के कहते हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। तो बात यह भी आ जाती है कि आप एक अनऑथराइज्ड जू में करने क्या गए थे? तो ये बड़ा एक विचित्र विषय है और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, चाहे किसी और प्रोग्राम में हो। अभी मुझे ये कहना, फिर आगे चल के मैं अपने साथियों से बात सुन के बात बताऊंगा।